Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है फॉर दिस ईयर 2025, जिसके हम टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके 5th ऑफ जून, ठीक है, 5th ऑफ जून से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं जैसे कि हम सब जानते ही हैं. सो गाइज, उस 5th ऑफ जून के आपके पेपर में किस तरह के सवाल आएंगे, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको उस दिन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आए हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली ही एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं. सो देर आर 100% चांसेस कि इस बार भी वो क्वेश्चंस रिपीट हो और आपको उनका आंसर्स पता हो, इसीलिए वो क्वेश्चंस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं. गाइज, हाल ही में टीसीएस ने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए हैं, तो उन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी आपको आज के इस वीडियो में देखने मिलेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, बिकॉज इट इज फ्री 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 एंड आपको टाइमली बेसिस पर समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे, जो कि आपको एग्जाम वाले दिन काफी ज्यादा मदद करने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 5 जून के पेपर में पूछे जाएंगे. सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन वाज द इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च, ठीक है, INSR, ठीक है, कमिटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर इसरो. तो इसरो से पहले ये जो कमिटी है जिसका नाम मैंने आपको बताया, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमिटी, ये जो कमिटी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था इसरो से पहले. तो आपसे पूछा ये गया था कि भाई कब बनाया गया था. सो गाइस, 1962 में. सो 1962 इज द करेक्ट आंसर. एंड इसरो की हम बात करें तो इसरो वॉज प्रीवियसली, मतलब इसरो से पहले जो नाम था, जो इसरो से पहले एक कमिटी थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, इनको स्पार उसको बोला जाता था. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. एंड दिस वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये जो है ये इंडियन गवर्नमेंट ने 1962 में सेटअप करी थी एज एनविजन्ड बाय डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, ठीक है. तो विक्रम ए साराभाई का भी नाम आपको ध्यान में रखना है. और उन्होंने इसको फॉर्म कब किया था? 15 अगस्त 1969 को. और उसके बाद सुपरसीड करा था इनको स्पार को एक एक्सपेंडेड रोल के साथ, जिससे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको काफी हद तक हार्नेस किया जा सके. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1962. अगला है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडियाज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज डीपीएसपी इन शॉर्ट. सो गाइज, जैसे कि हम सब जानते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी ज्यादा ऐसे आइडियाज हैं जो कि किसी ना किसी नेशन के, किसी ना किसी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बोरो करे गए हैं वहां के आइडियाज से. इन्हीं में से एक ऐसा आइडिया है डीपीएसपी प्रिंसिपल का. सो ये जो गाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम डीपीएसपी बोल रहे हैं, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है. सो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 इज द करेक्ट आंसर. और जैसे कि हम सब जानते हैं, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने इस आइडिया को आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से लिया है और उन्होंने कॉपी करा है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है. अब बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जो डीपीएसपी है, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखने को मिलता है? सो दीज ऑल आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान्स. सो 5 ईयर प्लान्स जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं, अगर इसके अडॉप्शन की बात करी जाए तो गाइज ये इसका जो आइडिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का 5 ईयर्स के लिए, ये लिया गया है सोवियत यूनियन से. सोवियत यूनियन जो है वहां से इसको कॉपी किया गया है अंडर द सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है. Next is, according to the 2011 census, what percentage of the population in India was made up of children aged 0 to 6? So 0 to 6 की अगर हम बात करें
तो उसमें कितनी परसेंटेज ऐसी पॉपुलेशन आती है जो कि 0 to 6 एज ग्रुप में आती है? सो गाइज 158.8 मिलियन चिल्ड्रन, यानी कि 13.1% पॉपुलेशन जो इंडिया की है, दैट इज ऑफ एज ग्रुप 0 to 6। ठीक है, सो 0 to 6 में कितने परसेंट पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की? 13.1। सो 13.1 इज द करेक्ट आंसर। और ये जो फिगर आपको दिखाए गए हैं, दिस वाज 15.9% इन 2001। 2001 का जो सेंसस सर्वे हुआ था उसमें 15.9 था। 2011 में जो सेंसस सर्वे हुआ है उसमें 13.1% देखने को मिला है। तो डिक्लाइन हुई है चाइल्ड पॉपुलेशन में। 0 to 6 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिली है इन 10 सालों में। ओके, एंड इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें इंडिया की सेक्स रेशियो की, सो गाइज इट वाज 940 एज पर सेंसस 2011। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी ध्यान रखना, बिकॉज यू नेवर नो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको उसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हु रोट द अकबरनामा। तो गाइज अकबरनामा जो है ये अबुल फैजल के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा की हम बात करें तो उसको हम बुक ऑफ अकबर भी कह सकते हैं। बुक ऑफ अकबर से मेरा मतलब है उसमें अकबर से ही रिलेटेड आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, चाहे वो कार्यकाल का बात हो या फिर शासन काल का बात हो, उन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या क्या चीजें लागू करी हैं, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अबुल फैजल इज द करेक्ट आंसर। एंड अकबरनामा, जिसको हम बुक ऑफ अकबर के नाम से भी जानते हैं, वो एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, मतलब वही मोटी सी पुस्तक जो लिखी जाती थी, जो कि उनकी लाइफ, अकबर की जो लाइफ है, उसका शासनकाल रहा है, जो मुगल एम्परर अकबर है उनके बारे में बयां करता है। एंड यस, अगर हम ये पूछते हैं कि किसने लिखा है अकबरनामा, तो अबुल फैजल इज द करेक्ट आंसर। और अबुल फैजल कौन थे, ये चीज भी यहाँ पर गिवन है, आप ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ अकबर कोर्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं अकबर का कोर्ट लगा करता था, तो वहां पर लोगों की पेशी होती थी, वहां पर काफी ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कशंस होता था। तो जो अबुल फैजल थे वो वहां उस कोर्ट में जो मौजूद काफी अकबर के नवरत्नास थे, जो 9 रत्न थे, उनमें से एक थे। सो अबुल फैजल इज द करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि रिवॉल्यूशन 1857 जो हुआ था, वेयर डिड नाना साहेब फ्ली टू? जब नाना साहेब 1857 के रिवॉल्यूशन में हार गए थे, तो वो एक जगह है जिसका नाम है बिथूर। तो गाइस बिथूर आपको ध्यान में रखना है, बिथूर इज द करेक्ट आंसर। वो वहां पर जाकर छुप गए थे। और जुलाई 1857 में जो ब्रिटिश थे, उन्होंने रिकैप्चर किया था कानपुर को, नाना साहिब को हराकर। और फिर कानपुर से जो नाना साहिब थे वो बिथूर एक नामक जगह है वहां पर चले गए थे। और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने फिर उनके जो पैलेसेस थे बिथूर में उन सबको अपने नाम कर लिया था, लेकिन दे कुड नॉट फाइंड नाना हिमसेल्फ। Okay, next question. Who led the revolt of 1857 from Bihar? So guys, बिहार से किसने वो किया था? तो कुंवर सिंह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बिहार से जिन्होंने लीड करा था 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो है कुंवर सिंह। और वो जो है वो 80 साल के थे जब उन्होंने इस चीज का चार्ज लिया था ऑफ बिकमिंग एज द सिपॉय, जिनको दानापुर में 25 जुलाई 1857 पर प्लेस किया गया था एज अ लीडर of revolt 1857 from Bihar. Okay, next question. Whose permission is mandatory in the constitutional amendment? तो guys, अगर constitutional amendment में किसी भी तरह की कोई भी amendment होगा तो उसके लिए हमें अगर किसी की permission चाहिए तो वो है president. Wait, I think it is written that it does not require prior permission of the president. Let me just read it out to you guys. Okay. So a bill for the amendment of the constitution can be introduced only in either houses of parliament, okay, not in the state legislatures. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा में ही होगा। और जो बिल है that can be introduced either by a minister or by a private member, and it does not require prior permission of the president. So it basically does not require any kind of permission from the president if you need to make any mandatory constitutional amendment.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल अलाउज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? सो गाइज, ऐसा आर्टिकल जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है जो कि बोलता है कौन से अमेंडमेंट्स होने चाहिए, वो है आपका आर्टिकल 368. सो आर्टिकल 368 बेसिकली डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि फॉर्मल चेंजेस होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली होते क्या है, वो एक तरह के फॉर्मल चेंजेस होते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं. वो किसी ना किसी तरह के आप कह सकते हो उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है जो ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा होता है उसमें. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है सारे ही अमेंडमेंट्स किसके थ्रू? थ्रू आर्टिकल 368. Okay, next question. According to 2011 census, what is the population density of India? So the population density of India is 382 persons per square kilometer. Okay, next is which crops are kharif crops? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स. तो जिसमें गाइस खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको रबी क्रॉप्स के जैसे आप उनको विंटर में भी उगा सकते हैं. जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको अच्छी बारिश की जरूरत होती है. ये मेन चीज है जो कि आपको याद रखनी है. जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं उनको गुड रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू ग्रो. और खरीफ और राबी जो होती हैं दे बोथ हैव देयर ओरिजिन्स इन द अरेबिक वाया क्लासिकल पर्शियन. इस चीज की आपको नीड नहीं है. कौन सी क्रॉप होती हैं? तो गाइज राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया जो कि अच्छी बारिश में पैदा होती है. और राबी क्रॉप्स की तरह हाँ. Okay, next question. Naseem Al Bahr is a naval exercise between India and another country. So guys, Naseem Al Bahr जो है ये एक तरह की नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमन के बीच आप कह सकते हैं, बिटवीन इंडियन नेवी एंड ओमन के बीच में ये एक मिलिट्री कोलैबोरेशन है जो कि एम करता है एट एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है. और इस एक्सरसाइज का होना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है. क्यों? क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन में. Okay, next question. Ustad Alauddin Khan is related to the. Okay. Uh, okay, to which instrument? I'm just clearing it up here. To which instrument? Okay. So guys, Ustad Alauddin Khan जो है, he basically is a renowned Indian musician and he is associated with the musical instrument जिसका नाम है sarod. So he basically is a sarod player. वो sarod को बजाने के लिए जाने और माने जाते हैं. Okay, next question. What instrument is Hari Prasad Chaurasia known for playing? So guys, Hari Prasad Chaurasia जो हैं वो बांसुरी वादक हैं, वो बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं. And if you talk about कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? So he was born on 1st of July 1938 और इलाहाबाद में उन्होंने जन्म लिया था. और वो एक इंडियन फ्लॉटिस्ट हैं आप कह सकते हैं. ठीक है. बांसुरी वो बजाते हैं. हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन को उन्होंने काफी हद तक आगे पहुंचाया है अपने कंट्रीब्यूशन से. और बांसुरी की अगर अपन बात करें तो बांसुरी गाइस एक साइड ब्लोन बैम्बू फ्लूट होती है कुछ इस तरह की, आपने देखी होगी. इस तरह से उसमें छेद होते हैं यहाँ पर, वो बांसुरी कहलाती है. तो okay, next question. How many times did India reach the finals in ODI Cricket World Cup? So guys, ODI Cricket World Cup जो हुआ है उसमें 4 बार इंडिया फाइनल्स तक पहुंची है. ठीक है. इंडिया ने 4 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं जिसमें जो मेन इन ब्लू जो हैं दे हैव आल्सो प्लेड 2 T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स. और टोटल में इंडिया ने 6 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेले हैं शॉर्ट एंड फॉर्मेट्स में अगर अपन बात करें, जिसमें से 3 उसने जीते हैं. मतलब 3 जो गेम्स हैं वो इंडिया ने जीते हैं. ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो गाइस, हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का त्योहार है, नागालैंड में मनाया जाता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट कि कब मनाया जाता है, सो एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर फ्रॉम 1st to 10th of December this festival is celebrated. Okay, next is C++ language was developed in which year? So guys, C++ language जो है ये 1985 में ब्रजार्ने स्ट्रूस्ट्रप जो हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था.
Okay, next is DPSP principles have been taken from which country? Ireland. Which dance form was originated from Assam? तो guys आसाम से दो डांस फॉर्म के जो नाम मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आसाम से ओरिजिनेट हुए हैं वो है बिहू और सत्रिया. So बिहू और सत्रिया is the correct answer. Okay, next is who ended the last ruler of the Maurya Empire? Who ended the last ruler? Okay, so guys it is पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने जो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर थे उनको खत्म किया था. ओके नेक्स्ट इज वन हॉर्स पावर यानी कि शॉर्ट में हम जैसे एचपी बोलते हैं इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स. सो वन एचपी इज इक्वल टू गाइस 746 वॉट्स. ओके नेक्स्ट इज इन विच ओशन डज एल नीनो डेवलप. सो गाइस एल नीनो जो होता है उसको आप सी सरफेस टेम्परेचर में देख सकते हैं इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. सो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन. ओके विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर. सो गाइस गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं. जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. Now, because we are talking about jute, so let me just tell you some important additional information related to jute जो कि आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा जरूरी है. सो गाइस जूट बेसिकली बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है. क्यों? क्योंकि वो चीप होता है, सॉफ्ट होता है, लंबा होता है, उसमें शाइन होती है, एक तरह की लस्टर उसमें पाई जाती है और यूनिफॉर्मिटी होती है ऑब्वियसली उसके फाइबर में. इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं. नाउ व्हाई गोल्डन फाइबर? बिकॉज ऑफ इट्स वर्सटाइल नेचर, लेंथ, मेकिंग ट्वाइन, रोप एंड मेटिंग जो है ये कुछ ऐसे काम है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है. इफ यू टॉक अबाउट कि कौन सी स्टेट है जिसमें जूट प्रोडक्शन सबसे टॉप पे आता है. सो गाइस इट इज वेस्ट बंगाल विच इज स्टैंड एट द फर्स्ट पोजीशन विद ओवर 50% ऑफ टोटल रॉ जूट प्रोडक्शन इन द कंट्री. इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा कुछ ऐसी 7 स्टेट्स हैं, टोटल ऑफ 7 स्टेट्स इन इंडिया जो कि जूट को ग्रो करती है. सॉरी वेस्ट बंगाल के अलावा 6 ऐसी स्टेट है क्योंकि वेस्ट बंगाल भी इसमें हमने इंक्लूड करा है. सो वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय ये टोटल 7 ऐसी स्टेट हैं जो कि जूट प्रोडक्शन का कार्य संभालती हैं. ओके नेक्स्ट जो जूट है उसको ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है और टेम्परेचर जो कि आपका 24 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है इन ऑर्डर टू ग्रो. जूट प्रोडक्शन जो है ये गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और नेशनल जूट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है इट बेसिकली एक्ट एज द एपेक्स बॉडी फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया में उसका प्रमोशन देखती है और नॉट ओनली इन इंडिया आउटसाइड इंडिया ऑल्सो जो नेशनल जूट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है वो जूट का प्रोडक्शन इन इंडिया एंड अब्रॉड इंडिया और उसका प्रमोशन देखती है. इसके अलावा जो फाइबर जो कि इनर बार्क ऑफ प्लांट्स होते हैं उनसे आते हैं वो बास्ट फाइबर कहलाते हैं. ठीक है और जूट जो है वो एक तरह का बास्ट फाइबर ही है बिकॉज इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इनर बार्क ऑफ द प्लांट्स. नेक्स्ट अगर आपको ये जानना है कि फाइबर किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं सो लेट मी जस्ट टेल यू दैट. आई नो इट इज एडिशनल बट गाइज इंपॉर्टेंट है आपको पूछा जा सकता है. सो फाइबर बेसिकली आपको नेचुरल और सिंथेटिक दो तरीके से मिल सकता है जिसमें नेचुरल की अगर हम बात करें तो प्लांट फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर होते हैं. इसमें अब आप यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं. सो गाइस नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि प्लांट से डायरेक्टली प्लांट से आ रही हूँ, एनिमल से आ रही हूँ या फिर जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल है एनवायरमेंट में, इकोसिस्टम में वहां से आ रही हूँ. जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वूल हो गया. ये कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर हैं जो कि हमें डायरेक्टली मिलते हैं. कहाँ से? प्लांट से, एनिमल से या फिर मिनरल सोर्सेज से. इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? गाइस सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, मैन मेड चीजें हो जाती है. ठीक है मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं एक तरह की फैब्रिक को बनाने में. अब हम बात करें कि पॉलीमर्स क्या होते हैं. सो गाइस पॉलीमर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं जब बहुत सारी स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को आप एक साथ जोड़ देते हो केमिकली. ठीक है तो वो एक तरह का पॉलीमर बन जाता है और उस पॉलीमर को बनाने के बाद उससे एक तरह का फाइबर क्रिएट किया जाता है जो कि सिंथेटिक फाइबर कहलाता है. अब उसी का एक एग्जांपल है आपका सिल्क हो गया.
एक्रेलिक हो गया, रेयन हो गया, डैक्रन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं. Okay, next question. What is the stretch of coast from Gujarat to Goa called? So guys, गुजरात से गोवा जो है ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहलाता है, जिसको हम कोंकण भी बोलते हैं, कोंकण कोस्ट. ठीक है. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये एक तरह का नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड मास है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू से लेके अरेबियन सी जो हमारे इंडिया में है वहां तक फैला हुआ है. और ये जो प्लेन्स है दे स्ट्रेच फ्रॉम कच्छ रीजन से लेके ये कन्याकुमारी तक जाते हैं. सो दिस इज कोंकण. Okay, next question. Mahatma Gandhi wrote a letter to which viceroy in 1931? So guys, महात्मा गांधी ने 1931 में एक वायसराय जो हमारे इंडियन वायसराय थे उस टाइम पर उनको एक लेटर लिखा था related to multiple things happening right at that time. तो आपसे पूछा ये गया था कि किसको लिखा था. सो गाइज उस टाइम पे जो इंडियन वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन जिनको उन्होंने 1931 में लेटर लिखा था. Okay, in which neighboring country does the Thar desert spread? तो guys Thar desert जो है that is the only desert जो कि इंडिया एक तरह की नेचुरल ब्यूटी शेयर करती है पाकिस्तान के साथ. So basically India and Pakistan is the correct answer. Okay, next question. When did the British take control of the Awadh Empire? So guys, Awadh का जो एम्पायर था वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था इन द ईयर 1856. सो 1856 वाज द टाइम जब जो टोटल जितना भी अवध का एम्पायर था, एम्पायर बोले तो किंगडम जितना भी अवध किंगडम था वो ब्रिटिश के एम्पायर के पास चला गया था. Okay, next question. Who led the revolution from Farrukhabad between 1800 and 57? So Farrukhabad से तफज्जुल हुसैन खान थे जिनको रीसलदार के नाम से भी जाना जाता है और वो फर्रुखाबाद के नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं. उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने लीड किया था 1857 का रेवोल्यूशन फर्रुखाबाद से. सो तफज्जुल हुसैन खान इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच 5 ईयर प्लान इज फॉर पॉवर्टी एलिविएशन. सो गाइज हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उनमें अलग अलग 5 ईयर प्लान्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे जिसमें कि जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था इट वाज द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसने पॉवर्टी एलिविएशन को, पॉवर्टी अबॉलिशन को, पॉवर्टी रिमूवल को अपना मेन ऑब्जेक्टिव बनाया था. सो फिफ्थ 5 ईयर प्लान इज द करेक्ट आंसर. एंड वी टॉक अबाउट कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान कब लागू किया गया था. सो इट वाज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया from 1974 to 1979. Okay, next question. On which model was the second 5 year plan was based? So guys, second 5 year plan जो था वो एक मॉडल पर बेस्ड था, एक मॉडल पर आधारित था जिसका नाम था महालनोबिस मॉडल. सो महालनोबिस मॉडल इज द करेक्ट आंसर. एंड वी टॉक अबाउट ये जो सेकंड 5 year प्लान था ये कब इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में. सो इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1956 to 61. Okay, next question. Which two states were benefited the most due to green revolution? So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं उसमें काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें भी हुई थी, काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिले थे. काफी एक्सपेंस भी था क्योंकि वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर आ रहा था. लेकिन ऐसी दो स्टेट्स जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ था ना ग्रीन रेवोल्यूशन का वो थी पंजाब और हरियाणा. सो पंजाब एंड हरियाणा इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. What is the collective term for the four Vedas and the Brahmana text? So ब्राह्म ग्रंथ और चार वेदा के कलेक्टिव उसकी अगर हम बात करें तो वो कहलाती है वैदिक लिटरेचर. सो वैदिक लिटरेचर is the correct answer. और वैदिक लिटरेचर जो है it basically refers to the text that are based on or derived from the Vedas. और जो वैदिक लिटरेचर होती है उसमें चार मेन टेक्स्ट गिवन हैं जैसे कि हमारे चार वेदास हो गए, ठीक है, और ब्राह्मणास हो गए और आरण्यकस हो गए और उपनिषद हो गए. तो ये सब मिलके बनाते हैं वैदिक लिटरेचर. Okay, next question. India adopted which steps to increase its monetary and economic reach in abroad. इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया अपनी
इकोनॉमिक रीच को बढ़ाने के लिए MIS और SCOMET तरह की जो पॉलिसीज है उनकी हेल्प लेती है. सो MIS एंड SCOMET पॉलिसी. That's it guys, those were the very important GK GS questions जो कि अभी recently TCS ने जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है उसमें पूछे गए हैं. और NTPC के जो एग्जाम 5 जून से होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है जो TCS क्वेश्चंस पूछता है वो डेफिनेटली हमें NTPC के पेपर में देखने को मिलते हैं. सो दैट्स इट अबाउट द क्वेश्चंस. अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, रिकमेंडेशन है, प्लीज डू लेट अस नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दोज सजेशंस. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इस तरह के प्रिपरेटरी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all.